मेरी उम्र 30 साल है। मेरा नाम नेहा है और हम रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। हम 2 बहनें और एक भाई थे। मेरी माँ एक अजीब तरह की औरत थी। अजीब इसलिए कि वो हर बात में बहुत वहम करती थी। किसी के घर नहीं जाती थी और जाती भी थी तो वहाँ कुछ खाती नहीं थी। हमें भी मना करती कि किसी से कुछ लेकर नहीं खाना, कहीं जाना नहीं। हमारा सारा बचपन ऐसे ही गुजरा। पर जितना मेरी माँ ने वहम किया उतनी ही हम पर मुसीबतें टूटी थी। मैं 30 साल की होने वाली थी और मेरी माँ ने अब तक मेरी शादी नहीं की थी। मेरी बड़ी बहन गीता एक दिन मोहल्ले के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। फिर हमने उसको कभी नहीं देखा। उसके भागने की वजह यह थी कि वो उस लड़के को पसंद करती थी और उसने हमें बताया था वो लड़का उसके लिए इज्जत से रिश्ता भेजना चाहता है। लेकिन माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि वह उसकी शादी करना ही नहीं चाहती, चाहे लड़के वाले उसको सोने में तौल कर ही क्यों न ले जाए। मेरी बड़ी बहन ने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की। दिन रात वो उनकी मिन्नतें करती थी पर माँ नहीं मानी और एक दिन वो इस लड़के के साथ भाग गई। उसके जाने के बाद मेरी माँ बिस्तर से लग गई। गीता बेचारी का क्या कसूर था। औरत को इसी तरह से बनाया गया है कि उसे अपना घर चाहिए होता है और अपना पति, अपने बच्चे, अपना ठिकाना चाहिए होता है। वो अपना घोंसला बनाना चाहती है। मेरी बहन की भी यही गलती थी पर माँ ने तो साफ मना कर दिया और कोई वजह भी नहीं बताई। बस कहा कि तेरी शादी कभी नहीं करूँ, मैं किसी की भी शादी कभी नहीं करूँगी। फिर जो उसे बेहतर लगा उसने वही किया। कभी मेरी मौसी मेरे लिए रिश्ते लेकर आती तो कभी चाची मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लाती क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ हमेशा बिना सोचे समझे, बिना सवाल किए इनकार कर देती थी कि मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी है। मेरे साथ की कब सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, 2-2 बच्चे हो गए और मेरी अभी शादी तक नहीं हुई थी। अब तो मेरी सुंदरता भी कम पड़ने लगी थी। मेरा वजन बढ़ रहा था, बाल गिर रहे थे। अब मैं अपनी उम्र से भी 2 साल बड़ी लगती थी। मैं कब तक अपना ख्याल रखती और कितना रखती। उम्र और वक्त तो अपना असर दिखाता ही है। मुझे मेरी माँ पर गुस्सा आने लगा क्योंकि वो मेरी शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। क्योंकि मेरा भाई तो पहले ही भगवान के पास जा चुका था और पापा भी एक हादसे में चल बसे थे। वक्त का सितम था कि मेरे पापा और भाई को बहुत दर्दनाक मौत मिली थी। मेरे पापा चलती ट्रेन के नीचे आ गए थे और मेरे भाई ने चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घर मेरे पापा की पेंशन से चलता था। हम 2 ही लोग थे। सब परिवार वाले मेरी माँ को यही कहते थे कि बेटी की शादी कर दो, बेटी को दहेज में घर दोगी तो दामाद तुम्हें भी अपने साथ रख लेगा और इस तरह तुम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। आजकल के माहौल में घर में किसी मर्द का होना भी तो जरूरी था। आखिर 2 औरतों का अकेला रहना भी ठीक नहीं था। रिश्तेदार कभी भी किसी का भला नहीं करते बल्कि ताने देते हैं और या फिर अगर अच्छे हो तो अच्छी सलाह देते हैं और यह सलाह तो बहुत अच्छी थी। घर हमारा अपना था। अगर किसी ऐसे इंसान से शादी हो जाती जिसके पास घर ना हो तो
उसको घर मिल जाता, इस घर को भी किसी मर्द का सहारा मिल जाता और मेरी शादी भी हो जाती, घर भी बस जाता, घर में बच्चे आते तो माँ का भी दिल लग जाता। लेकिन माँ तो किसी बात पर भी तैयार नहीं थी। बस मेरी माँ मेरी शादी करने से इनकार ही करती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर अपनी माँ को बहुत बातें सुना डाली। कहा कि आप अपने फायदे के लिए और अपने खर्च के लिए मुझे अपनी चौखट पे बिठाकर बुढ़ी करना चाहती हैं। मैं अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ी खड़ी हो गई, हमेशा की तरह सवाल करने लगी कि आखिर उनके इस बर्ताव की वजह क्या है। आज भी मुझे उनसे जवाब चाहिए था, पर नहीं मिला। मैं बहुत तंग आ गई थी, रोने लगी। आखिर मेरी माँ ने अपनी जुबान खोली और मुझे एक कहानी सुनाने लगी। रात के 12 बजे का समय था। गली सुनसान और हर तरफ खामोशी थी। जब अचानक हमारे घर के दरवाजे से तुम्हारी बुआ गौरी अंदर आई। उसको उसके पति ने तलाक दे दिया था, क्योंकि शादी के 3 साल बाद भी वो माँ नहीं बन सकी थी। अगले दिन गौरी को मैंने सुबह सुबह कहीं जाते हुए देखा। वो मुझे देखकर रुकी और कहने लगी कि मेरी माँ की चारपाई तुमने इस ठंडक में बाहर डाल रखी है। तुम लोग अच्छा खाना खाते हो और मेरी माँ को बासी खाना देते हो। भाई को भी तुमने अपने पल्लू से बांध लिया है। गौरी ने मेरे साथ कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं की थी। वो ना अच्छी ना बुरी थी, बस अपने काम से काम रखती थी और मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी शादी हो गई थी। गौरी ने अपनी बातें सुनाई और वहाँ से चली गई। मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोपहर का समय था जब 2 पुलिस वाले और मोहल्ले के 4 लोग एक लाश को उठाए हमारे घर में आए। चारपाई पर तेरी दादी के सामने रखी और लाश के मुंह से कपड़ा हटाया। कहने लगे, रेल की पटरी पर आज सुबह मिली है। ये लाश मोहल्ले वाले कह रहे हैं यह तुम्हारी बेटी की है। लाश की पहचान कर दो ताकि हमारा काम तो खत्म हो। पुलिस वालों ने अजीब से अंदाज में कहा था। हम सब ये दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। वो गौरी की लाश थी। तेरी दादी चिल्लाई और बेहोश हो गई। इन सब में सारा कसूर मेरा ही था। मेरे ससुर इस दुनिया में पहले ही नहीं थे। सास बहुत ही जालिम थी। मैंने बहुत उनके बेटे को उनके खिलाफ कर दिया और उनको उसकी औकात पर ले आई। तेरी बुआ की शादी हो गई। इन 2-3 साल में मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मेरी सास मेरे ही रहमो करम पर थी, फिर भी वह मुझे दिन रात बांझ होने के ताने देती थी और कहती थी कि तुमने मेरा दिल दुखाया है, इसलिए अब तुझे औलाद नहीं होगी। उनकी बातें तीर बनकर मेरे दिल पर गुजरती रहती थी। मैं दिल ही दिल में जलती रहती थी। सोचती थी कि आखिर क्यों मेरी औलाद नहीं हो रही थी। वक्त गुजरने लगा और मैं उनकी बातों का बदला लेने के लिए एक प्लान बना लिया। मैं जब भी गौरी के घर जाती तो मैं उसके घर की शक्कर में एक ऐसी दवा मिला देती जिसकी वजह से वह धीरे धीरे बांझ होती जा रही थी। अगर मेरी औलाद नहीं हो रही थी तो औलाद गौरी के यहाँ भी नहीं हो रही थी और मैं इस बात से बहुत खुश थी। मेरी और गौरी की शादी को 3 साल हो गए थे और हम दोनों के यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जो दवाइयाँ मैं गौरी को चोरी छुपे खिलाई, उनकी वजह से वो बांझ हो गई थी। 3 साल बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया और तब तक मुझे पेट से होने की खुशखबरी मिल चुकी थी। गौरी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद मेरी सास भी ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रही। उन्होंने गौरी के दुख दिल से लगा लिया और 1 और साल बाद इस दुनिया से चली गई।
अब घर भी मेरा था और इस घर में आने वाला एक एक पैसा भी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे औलाद भी मिल गई थी। लेकिन एक कहावत है, इंसान जो दूसरों के साथ करता है वो है उसके साथ भी होता है। तुम लोग बड़े होने लगे और वक्त ने मुझसे बदला लेने की ठान ली थी। मैं जानती भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं भूल गई थी कि हमारे कुछ पापों की सजा हमें इस दुनिया में मिलती है और हम उनकी सजा यहीं पर भुगत कर जाएंगे। मैं जिसको जीत समझ रही थी दरअसल मेरी हार थी और मेरी हर मेरे सामने खड़ी थी। तेरे पापा बीमार रहने लगे। मुझे बताते भी नहीं थे कि उनके साथ क्या मसला है। दिल ही दिल में जलते गिरते रहते थे। मैं उनके लिए बहुत परेशान रहती थी। वो घर से बाहर गए तो मुझे उनके सामान से कुछ रिपोर्ट मिल गई जिसके मुताबिक तेरे पापा को कैंसर था और वो एक दिन चलती ट्रेन के सामने आ गए। जानती है उस रात मुझे तेरी गौरी बुआ सपने में आई थी। वो हंस रही थी, जैसे कह रही थी कि तेरे पति को भी उसकी तरह ही मौत मिली है। वक्त गुजरने लगा, किसी तरह फिर से खुद को संभाल लिया और सोचा कि सिर्फ तुम तीनों के लिए अपनी जिंदगी जी लूंगी। मगर तेरी बहन घर से भाग गई और तेरे भाई के साथ भी क्या हुआ। वो 17 साल का मासूम किसी 25-26 साल की लड़की के इश्क में आकर इतना दीवाना बन बैठा कि उसने चलती ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस रात भी तेरी बुआ मेरे सपने में आई थी। वो मुझ पर हंस रही थी, कह रही थी कि तेरा बेटा भी तुझे छीन गया। अब तेरे पास सिर्फ तेरी बेटी बची है। अब देखना उसका क्या अंजाम होगा। मैं इसलिए तेरी शादी नहीं कर सकती। असल बात तो यह है, मैं अपने कर्मों से डरती हूँ कि अगर मैं तेरी शादी की तो तुझे मेरे पापों की सजा मिलनी शुरू हो गई तो मुझे तेरी तकलीफ देखी नहीं जाएगी। अगर तू अपनी माँ को खुदगर समझती है तो समझती रहे। मैं तो तेरे लिए ही यह सब कर रही हूँ। मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। तू मेरी सबसे छोटी औलाद है और सबसे छोटी औलाद तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है ना। आखिरी औलाद ना चाहते हुए भी बहुत प्यारी होती है। मैं रोती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, जब तक तू मेरे सामने है तब तक मुझे ये तसल्ली तो है कि तू ठीक है। मैं अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि जैसे वो कहेगी वैसा ही होगा। मेरी माँ सारी रात रोती रहती थी। जब कभी उनका दर्द बढ़ जाता तो वह चिल्लाने लगती। डॉक्टर कहते थे उनका कोई बीमारी नहीं है। आज माँ ने मुझे अपनी कहानी तो सुना डाली तो मैं ये सोचकर हैरान थी कि मेरी माँ ने एक बहन की वजह से मुझे अब तक अपनी चौखट पर बिठा रखा था। जब कोई मरता है तो उसके पीछे क्या किसी का हाथ होता है? मरना तो सबको है। पापा और भाई की मौत लिखी थी तो वो मर गए, लेकिन मेरी माँ बहन में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। मैं अपने तौर तरीके बदलने, अपने पहनने ओढ़ने का ढंग बदल खुद का ख्याल रखना शुरू किया। मेरी शक्ल इतनी अच्छी तो थी ही कि अब भी मैं किसी में किसी को पसंद कर सकती थी और ऐसा बहुत जल्द हो गया। सामने वाले घर में रहने वाली औरत ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। राहुल नाम था। हमारी बात फ़ोन पर होने लगी थी और हम एक दूसरे से मिलने भी लगे। मेरी माँ तो चारपाई पर पड़ी थी। उनका क्या पता था कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे जब राहुल को अपने घर बुलाना होता तो मैं अपनी माँ के खाने में नींद की दवा मिला देती
और बेसुध होकर सो जाती थी। एक दिन राहुल ने कहा कि हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन मैं जब उसे कहा कि मेरी माँ का क्या करेंगे, तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ वैसे ही बहुत तकलीफ में है, अब उनका मर जाना ही ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, मोहल्ले वाले खुद ही उनका क्रियाक्रम कर देंगे और ये घर भी हमारा हो जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे। मैंने अपनी माँ के बहन के पीछे अपनी जिंदगी के कई सुनहरे साल बर्बाद किए हैं। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं खुदगर्ज हो गई थी और वो ठीक कह रहा था। मेरी माँ को सुकून ही तो चाहिए था और उनका सुकून मौत में ही था। राहुल का कहना था कि हम कुछ दिन के लिए उसके पास दोस्त के घर चले जाएंगे, इसलिए हम रातों रात वहाँ से निकले और रेलवे स्टेशन पहुँचे। हम ट्रेन में सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी। राहुल ने मुझसे कहा कि वो खाने पीने का कुछ सामान लेकर आता है, मैं कुछ देर वहीं पर बैठो। मैं वहीं बैठ गई, लेकिन राहुल अभी तक वापस नहीं आया था। उसके कुछ देर बाद एक औरत आई, उसके साथ दो आदमी भी थे। वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी और बोली, देखने में तो तुम बुरी नहीं लगती, अभी ठीक ठाक हो, 10 साल निकल ही लोगी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। ट्रेन चलने लगी तो मैं ट्रेन में से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अब वो तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी मंजिल कुछ और है, और मुझे इस इलाके में ले गई। मैं समझ गई वो कौन सा इलाका था। राहुल ने मुझे उस औरत के हाथों बेच दिया था। वो मुझे बेचकर वहाँ से चला गया था। मैं उस औरत के साथ ही रहने लगी और वह मुझे गलत काम करवाने लगी। वो मुझे अपने साथ लिए ट्रेन में सवार होती थी, चलती ट्रेन में ही मेरे सौदे करती, फिर मुझे किसी के साथ बेच देती है और फिर वो इंसान मुझे वापस छोड़ जाता है। यही मेरी ज़िंदगी बनकर रह गई। मेरी माँ को तो मेरी बुआ की हाय लगी थी और मैं तो अपनी माँ की हाय ले ली, और जिस इंसान को दो दो लोगों की हाय लगी हो तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी माँ ठीक कहती थी, जब तक मैं उसके साथ थी सुरक्षित तो थी। मुसीबतें मेरे सर पर मंडरा रही थी, मगर मैं खुद उन्हें दावत दी थी। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए नर्क बनकर रह गई है। मैं नहीं चाहती थी ये सज़ा मुझे मेरी माँ के कर्मों की वजह से मिली है, या फिर मेरी अपनी गलती की वजह से। अब मेरी ज़िंदगी खुद ही एक सज़ा है। मेरा भी दिल करता है किसी दिन चलती ट्रेन से कूदकर अपनी सजा को खत्म कर लूं, पर मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।